देखते हैं हम लोग संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश के बारे में बताया गया अनुच्छेद 351 में। मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बिहारी की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो शौरसेनी से। कौन सी भाषा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो शौरसेनी से हुई है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो पाली है। और अगला प्रश्न कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भरोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। और अगला प्रश्न कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो काव्य भाषा के रूप में। कौरवी को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौरवी को कहा जाता है और खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो मथुरा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नहीं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये नारा था, प्रताप नारायण मिश्र का है। साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था होती है साहित्य अकादमी। और अगला प्रश्न कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय अगर बात पूछे तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नई दिल्ली में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है सुमित्रा नंदन पंत। आप कौन सा सर्वनाम है, यानी आप में कौन सा सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई विशेषण है, कौन सा विशेषण। सर्वनामिक विशेषण है कोई। बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है। तो रस को कहा जाता है। रस के अवयव होते हैं यानी रस के कितने अवयव होते हैं। तो 4 होते हैं। हिंदी में मूल रसों की संख्या मानी गई है 9। श्रृंगार रस के स्थायी भाव होते हैं रति। और अगला प्रश्न यहाँ है कि विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा होता है। बैर क्रोध का 4 या मुरब्बा यह कथन किसका है। तो रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी ने क्या लिखे हैं। तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट दोहा था बिहारी सतसई, जिसमें 713 से लगभग 713 दोहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये रचना है बिहारी सतसई, बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अंग और अ होते हैं, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो क के बाद आता है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। घोष वर्ण के पहचान बताना है आप लोग को। तो इसका पहचान होता है 345, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे तीसरा चौथा और पांचवा। कहने का यह मतलब है कि तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है घोष वर्ण। और घोष वर्ण की बात करें तो इसमें होता है 1 2, जैसे पहला और दूसरा। यानी किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग की अगर बात करें चाहे च वर्ग की बात करें, उसमें पहला दूसरा हो जाएगा घोष, और 3 4 5 हो जाएगा यानी घोष। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर प्रिंट भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, अंतस्थ व्यंजन हो गया, गलती से दोस्तों हो गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यर लव है अंतस्थ व्यंजन है। आ को पश्च स्वर भी कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहा जाता है। तो विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो कंठ तलव्य कहलाते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो 52 है यानी 52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो 13 हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे हम लोग की, यानी यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की अगर संख्या कहे केवल तो 11 हो जाएगी। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए इसमें जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों प्रश्न है। और आने वाले एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न साबित होंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रस से संबंधित, उसके स्थायी भाव से संबंधित बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट रस से संबंधित प्रश्न था इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ दोस्तों।
देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने माने हैं 8। और अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है? तो शांत रस को रस नहीं माने हैं भरत मुनि ने। कवि बिहारी किस रस के मुख्य कवि हैं? तो भक्ति रस के मुख्य कवि हैं कवि बिहारी। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अभ्युदय पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। समाचार सुधा वर्षन पत्रिका के संपादक है श्याम सुंदर सेन। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। और अगला प्रश्न है कि बंगदूत पत्रिका की अगर बात करें तो इनके हैं राजा राम मोहन राय। जिसे भेदा न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अभेद होगा। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसके लिए एक शब्द होगा अंकेक्षक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनुग्रहित। जारी किया गया आधिकारिक आदेश उसके लिए एक शब्द होगा अध्यादेश। जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाहुत। धरती और आकाश के बीच के स्थान इसके लिए एक शब्द होगा अंतरिक्ष। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। उसने कहा था कहानी ये कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि उदत का विलोम होगा विनीत। तरनी तनुजा तट तमाल तोरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मदकता दिखाए वाह खाए बोराय नर या पाए बोराय में अलंकार है यमक अलंकार। और अगला प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो संदेह अलंकार होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सममात्रिक छंद कहा जाता है। चौपाई सममात्रिक छंद का एक उदाहरण है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो चरणों एवं यति में विभक्त रहता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी न गए उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो सलेस अलंकार है। दोस्तों ये तो प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरा का अर्थ होगा बहुत धीमी गति से काम करना। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है? तो विवाहिता होता है। अनूढ़ा का अर्थ होता है अविवाहिता। आल्हा खंड के लेखक कौन है? तो जगनीक हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो स्वयंभू हैं। उसके बाद है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या है? तो पिंगल है। दोहा और सममात्रिक जाति का छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हम लोग देखते हैं घनाक्षरी कैसा छंद है? घनाक्षरी जो है वार्णिक छंद है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहे एवं रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा होता है? तो शांत रस होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। मधुर गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो श्रृंगार रस में होता है। मेवाती मालवी मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान में बोली जाती है। बरवी नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो रहीमदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न है कि लघु का विलोम क्या होगा? तो लघु का विलोम होगा गौण होगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? तो परस्त्व होगा। और अगला प्रश्न है कि स्थावर का विलोम क्या होगा? तो जंगम होगा। अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। तिमिर का विलोम होगा आलोक। गौरव का विलोम होगा लाघव। सौजाति का विलोम होगा अलस्य। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। देखिए दोस्तों इसमें जितने भी विलोम जो प्रश्न इसमें लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे एक छोटी सी मतलब नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्जाम के समय आप लोगों को ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो याद करने में। और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल शंकर त्यायन ने कहा। तुलसीदास के किस रस देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? था राहुल शंकर त्यायन ने। तुलसीदास के किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रमज्ञा प्रश्न। रमज्ञा जो प्रश्न है ये इसमें तुलसीदास के ज्योतिष से संबंधित इसमें लिखे गए हैं। और अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। प्रसारण का विलोम होगा अकुंचन। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है।
रामायण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? तो छायावाद से। कन्हावत के रचनाकार है जायसी यानी मौलिक मोहम्मद जायसी। लंबोदर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। तो दोस्तों आप लोग का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं हिंदी से रिलेटेड प्रश्न से संबंधित दोस्तों। चलिए मिलते हैं आप लोग अगला वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।